कल मैंने आपको ये कहा कि अगर एपी है और उस एपी को मैं जनरलाइज कर रहा हूँ तो वो एपी की टर्म्स जनरलाइज कैसे होगी। ए प्लस डी, ए प्लस बी, ए प्लस बी डी, इस तरीके से एपी की टर्म्स जनरलाइज होगी। और यही कहानी हमारी चलती रहेगी कहाँ तक, एन टर्म्स तक। यस सर। तो आप ध्यान से देखो कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकंड टर्म है, ये हमारी थर्ड टर्म है, ये हमारी फोर्थ टर्म है। और हम लोग यहाँ पर जब फर्स्ट टर्म निकालने की बात कर रहे हैं तो हम लोग फर्स्ट टर्म को तो ऑलरेडी एक कांस्टेंट वैल्यू मानकर चल रहे कि भाई यहाँ से स्टार्ट हो रही होगी हमारी सीरीज, यहाँ से हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट हो रहा होगा। तो हमारी फर्स्ट टर्म तो ए हो गई और हमने अपने कॉमन डिफरेंस को क्या माना, जो हमारा कॉमन डिफरेंस था उस कॉमन डिफरेंस को हमने डी लिया, डी। और आपने कल देखा कि डी का यस सर। वैल्यू कुछ भी हो सकता है, प्लस में, माइनस में, इवन हमने देखा कि कॉमन डिफरेंस जीरो भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस यस रूट सर। में भी हो सकता है। बहुत ध्यान से समझिएगा कि हम यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हैं। जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब हमने सेकेंड टर्म निकाली तो सेकेंड टर्म में हम डी कितनी बार ऐड कर रहे हैं, एक बार। थर्ड टर्म में हम डी कितनी बार ऐड कर रहे हैं, दो बार। फोर्थ टर्म में हम डी कितनी बार ऐड कर रहे हैं, तीन बार। 3 बार। मतलब जिस भी नंबर की टर्म है, जो भी नंबर की टर्म है उसको उससे हम एक कम। लोग, हाँ, उससे हम लोग एक कम बार डी ऐड कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जब हमने कहा कि हम यहाँ पर nth टर्म को अगर जनरलाइज करते हैं, अब देखो यहाँ पर बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, n में और nth टर्म में बड़ा कंफ्यूज होते हैं। अगर ये कंफ्यूजन आप क्लियर कर लोगे तो पहली एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, बहुत इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखो कि एक्चुअल में मैं कह क्या रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ ए लिखकर यहाँ पे वन लगा रहा हूँ ऐसे। अब यहाँ कॉपी में तो लिख नहीं सकता तो यहाँ टाइप करके ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। तो जब मैं A1 लिखता हूं तो A1 मतलब पहली टर्म की वैल्यू, ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म। समझ में आ रहा है। जैसे मैं AP लिखता हूं यहाँ पर, सपोज मेरी AP है 4, 9, 14, 19, ठीक है, ये मेरी AP है। और 24 और ऐसी चलती जा रही है, ठीक है, ये मेरी AP है। तो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि फर्स्ट टर्म क्या है, A1 क्या है। जब मैं कह रहा हूँ फर्स्ट टर्म क्या है, A1, A1 क्या है, तो सर A1 मतलब मेरी फर्स्ट टर्म जिसे मैं A भी बोल रहा हूँ, उसका वैल्यू, ध्यान से सुनना, ये समझ लोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो जो ओके मेरी सर। फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म का मेरा वैल्यू कितना है, 4, ठीक है। मतलब जब मैं A1 लिख रहा हूँ वो मेरी फर्स्ट टर्म है और उस फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना है, 4। और A1 की जब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, मतलब नंबर n क्या कह रहा हूँ मैं, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स। ध्यान से समझना है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो पहले ये हम टर्मिनोलॉजीज क्लियर कर लें तभी हम लोग पूरी बात करेंगे आगे। तो n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 1, क्योंकि मेरी एक ही टर्म है। इसी तरीके से जब मैं A2 लिख रहा हूँ
तो इसका मतलब मैं लिख रहा हूँ सेकेंड टर्म अपनी, ठीक है ना। मेरी सेकेंड टर्म कितनी है 9, और नहीं, हमारा यहाँ पर n कितना है, n मतलब उस टर्म का नंबर, 2। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे 2 टर्म्स है, मतलब दूसरी टर्म जो है उसका वैल्यू 9 है। तो n का वैल्यू तो यहाँ पे ऊपर 2, और हमारी जो दूसरी टर्म का वैल्यू देखो, n का वैल्यू 2 है, और उस n की वैल्यू 2 पर जो दूसरी टर्म बनेगी वो 9 है। इसी तरीके से जब मैं लिखता हूँ थर्ड टर्म, यानी कि a3, ठीक है, तो ये a3 में यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ 14, a3 में लिख रहा हूँ 14, और मेरे n का वैल्यू कितना है यहाँ पर 3। 3। इसी तरीके से अगर मैं आगे चलाता जाता हूँ इसको, और मैं आगे जाकर बात करता हूँ कि मैं अपनी इन सारी टर्म्स को यहाँ पर जनरलाइज करना चाह रहा हूँ, यानी कि मैं nth टर्म का वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो आप सबसे पहले ये समझो कि ये वैल्यूज हम फाइंड कैसे कर रहे हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर आ रहे हैं। हमने देखा कि जिस भी नंबर की टर्म है उससे एक कम बार हम लोग क्या करते हैं, डी को ऐड करते हैं इसमें ए में। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर nth टर्म निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इस nth टर्म को मैं कैसे जनरलाइज कर रहा हूँ, a प्लस n-1 इंटू डी। समझ में आई बात, समझ में आया। यस सर। nth टर्म का मतलब है जनरल टर्म है, ये हमारी जनरल टर्म है। मतलब कहने का ये कि आप इस n की जगह जिस भी नंबर की टर्म आपको निकालनी हो वहां पे आप n का वैल्यू रख दो, आपको यहाँ पर वो टर्म मिल जाएगी। सपोज हम ये जो एपी लिखी है इसकी हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। हमने एपी ऊपर लिखी है यस सर। 4, 9, 14, 19, 24। जैसे हम यहाँ पर देखें तो हमें निकालना है कि फिफ्थ टर्म क्या होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो हमारी एपी है उसमें किसी भी नंबर की टर्म अगर मेरे को निकालनी हो तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट है फर्स्ट टर्म की। फर्स्ट टर्म क्या है मेरी 4। इसी तरीके से मेरी रिक्वायरमेंट है कॉमन डिफरेंस की। बिकॉज पूरी की पूरी एपी जो है वो टिकी हुई है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के ऊपर। अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो आप तो ऐसे एपी को लिखते जाओ, आप हजारों टर्म्स तक जो है लिख सकते हो, और किसी भी टर्म को जो है आप फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सपोज आपको एकदम से कह दूं कि आप 100th टर्म निकालो, मतलब 100वें नंबर पे जो टर्म होगी वो आप फाइंड करो, तो क्या आप ऐसे एक एक करके लिखते रहोगे 100 तक? नहीं लिखोगे ना। नो सर। तो हमने नो यहाँ सर। पर एक फॉर्मूला क्रिएट कर लिया, एक जनरलाइजेशन क्रिएट कर लिया कि देखो भाई, आपको किसी भी नंबर की टर्म निकालनी है तो आप क्या करो, आप सीधा सीधा ये फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लो। कौन से फॉर्मूले का, जो हमने नीचे लिखा है कि अगर आपको किसी भी नंबर की टर्म निकालनी है, मतलब ये लिखा है an, मैंने यहाँ पर लिखा है ना an, ये जो मैंने लिखा है, ठीक है। an यस सर। मतलब nth टर्म, ये जो n है इसको छोटा सा ऐसे नीचे करके लिखते हैं हम लोग। तो nth टर्म इसका मतलब है nth टर्म। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है nth टर्म। nth टर्म। nth टर्म मतलब n नंबर की टर्म का वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब हो गया हमारा, नंबर ऑफ n। हाँ, वैल्यू ऑफ nth टर्म। अभी बात समझ में आई। तो अगर मैं वैल्यू ऑफ nth टर्म यहाँ पे फाइंड करना चाहता हूँ तो वैल्यू ऑफ nth टर्म मैं कैसे फाइंड करूंगा, तो उसके लिए ये कह रहा है कि आप ये सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि जिस भी नंबर की टर्म होती है वो टर्म कुछ इस तरीके से जनरलाइज हो रही है कि उस टर्म का जो भी नंबर है उससे एक कम करके हम लोग डी जो है वो ऐड करते हैं। जैसे आप देखो कि फर्स्ट टर्म में 3 टाइम्स ऑफ डिफरेंस ऐड किया तो हमें
फोर्थ टर्म मिल गई। समझ में आ रही है बात? फर्स्ट टर्म में 2 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो हमें थर्ड टर्म मिल गई। तो यस अगर सर। ऐसे ही मुझे 20th टर्म निकालनी है तो हमारी 20th टर्म क्या होगी? a प्लस 19b। यस सर। भाई मेरे को अगर 20वीं टर्म निकालनी है तो मैं 20 में से एक कम करके यानी कि 19, है ना? तो a प्लस 19d मैं सीधा लिख सकता हूँ उसको। ओके सर। जैसे मेरा अगर यहाँ पे 20th टर्म हो जाता तो मैं a प्लस 19d जो है सीधा सीधा उसका वैल्यू लेकर अपना जो है 20th टर्म निकाल सकता था। तो ये जो है nth टर्म का फॉर्मूला है, nth टर्म का जनरलाइजेशन है कि किसी भी नंबर की टर्म अगर मैं निकालना चाहता हूं तो मैं अपनी फर्स्ट टर्म में ऐड करने जा रहा हूं क्या? उस टर्म का जितना भी नंबर है, उस टर्म का जितना भी नंबर है, यानी कि n नंबर है उस टर्म का। आप समझ रहे हो? जैसे मैं -1। यस जैसे सर। मैं a20 कह रहा हूं तो उस टर्म का नंबर है 20, n का वैल्यू है 20, 20। है ना? n का वैल्यू माइन 20। यही प्रॉब्लम आती है, यही तो बच्चे फंसते हैं कि n और nth टर्म को वो रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो जैसे मैं कह रहा हूँ 20th टर्म, तो 20th टर्म जो है वो मेरी जो भी वैल्यू रखती है वो मुझे कब मिलेगी? जब मेरे n का वैल्यू 20 होगा। अभी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो f इंटू मतलब फर्स्ट टर्म में मैं ऐड करने जा रहा हूँ n माइनस 1 1। इंटू डी करके। ये मतलब है इसका। यस सर। क्लियर हो गया? ये मेरा जनरलाइजेशन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला हो गया आपका। अब सपोज मैं यहीं पर आपसे कहूँ कि आप यहाँ पर फिफ्थ टर्म निकालिए। अब क्वेश्चन में आपको n नहीं बताएगा, क्वेश्चन में आपको n नहीं बताएगा। वो ये नहीं कहेगा कि आप यहाँ पर जो है क्या नाम है A5 निकालो या A10 निकालो, दे दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो आपसे कहेगा कि ये AP है। अगर उस AP का फर्स्ट टर्म 4 हो, कॉमन डिफरेंस 5 हो, इसी में मैं आपसे कह दूं फाइंड फिफ्थ टर्म। ठीक है, फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ दी AP। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर मैंने फिफ्थ टर्म लिखी हुई है, आप देख रहे हो 24 है हमारी फिफ्थ टर्म। तो अब मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको कैसे निकालूंगा? तो देखो मैं फिफ्थ टर्म निकालने की बात कर रहा हूं, यानी कि मैं A5 निकालने की बात कर रहा हूं। समझ में आई बात? किसकी बात कर रहा हूं मैं? A5 निकालने की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर जब मुझे फिफ्थ टर्म चाहिए तो फिफ्थ टर्म के लिए मेरे n का वैल्यू कितना है? यहाँ पर इस फिफ्थ टर्म के लिए मेरे n का वैल्यू कितना है? फिफ्थ टर्म के लिए मेरे n का वैल्यू है 5। भाई देखो यहाँ पर जो वैल्यू होती है, ये देखो मैंने A5 लिखा ना, तो ये जो वैल्यू है यही तो n की वैल्यू को शो कर रही है यहाँ पर। समझ में आया? समझ में आया? अरे यार ये तो हलवा है बिल्कुल। यस सर। यस सर। हाँ आ गया। हाँ आ गया, इधर उधर लगाया है खाली। A5 निकालना है, तो A5 निकालना है तो क्या करूं? फर्स्ट टर्म कितनी है मेरी? 4। उस 4 में मुझे क्या 4। ऐड करना होगा? n 5 -1। से एक कम करके। अब यही प्रॉब्लम है कि n-1 करना है, लेकिन n का वैल्यू क्या है? n का वैल्यू 5 है, क्योंकि मुझे फिफ्थ टर्म निकालनी है। समझ गए ना? फिफ्थ टर्म की यस वैल्यू सर। क्या होगी? उसके लिए मुझे n का वैल्यू 5 रखना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म क्या हो गई वहां पर? नंबर ऑफ टर्म क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्म 5 हो गया। तो अब यहाँ पर डिफरेंस यानी कि कॉमन डिफरेंस 5 हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है 4 प्लस 5 इंटू 4 यानी कि 20, और आप देख सकते हैं कि 24 आ गया। समझ में आया? यस सर आ गया। अब यहीं पर अगर आपसे ये कह दे कि फाइंड 100th टर्म ऑफ द AP, तो अब क्या होगा साहब? तो जब उसने कह दिया 100 टर्म ऑफ AP फाइंड करो,
तो 100 टर्म ऑफ एपी फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका जो फॉर्मूला है, कहाँ है आपका फॉर्मूला, ये जो आपका फॉर्मूला है आप देख रहे हो ये वाला, इस फॉर्मूले में अगर आप nth टर्म फाइंड करना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पर अभी मैं nth टर्म फाइंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे Yes. nth टर्म को मैं कैसे लिखूंगा, a100। तो Yes, sir. आप ये जो मेरा जनरलाइजेशन था nth टर्म का, इसमें यहाँ पर ये जो nth टर्म है, अब इस nth टर्म की जगह मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे 100 टर्म फाइंड करनी है, यानी कि मैं a100 फाइंड करना चाहता हूँ। तो अगर मैं a100 फाइंड करना चाहता हूं तो देखो मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, तो पूरी कहानी समझे तो हमारे पास ये nth टर्म फाइंड करने के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। पहली चीज हमारा फर्स्ट टर्म, दूसरी चीज हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, तीसरी चीज हमारा कॉमन डिफरेंस। समझ में आया भाई? मेरे को यहाँ पर Yes, sir. a100 फाइंड करना है, ठीक है, 100वीं टर्म फाइंड करनी है, मुझे नहीं पता ये क्या है। तो आप देखो अगर आप nth टर्म फाइंड करना चाहते हो तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आपके पास 3 एसेंशियल चीजें होनी चाहिए, ये और ये, ठीक है। फर्स्ट टर्म, Okay, sir. नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। और हमारे पास वो तीनों की तीनों चीजें हैं। कैसे हैं देखो ध्यान से। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, फर्स्ट टर्म है हमारी 4, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा 5। इसी तरीके 5. से हमारी नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर क्या हो गई 100। अब हम सीधा सीधा फॉर्मूला रख देंगे, अगर मेरे को a100 निकालना है तो a100 में कैसे निकालूंगा, फर्स्ट टर्म क्या है मेरी 4 4. प्लस n-1 इंटू डी, n-1 क्या हुआ 100 माइनस 1 19. इंटू डी Into यानी कि 5। 5. तो बस सीधा सीधा फॉर्मूला है, आपको उसको यूज करना है। तो ये बन गया हमारा 4 प्लस 99 इंटू 5। क्लियर हो गया? Yes. Yes, sir. तो 99 इंटू 5 होगा हमारा 495। ऐड कर दीजिए 499 हमारी वैल्यू निकलेगी। Okay, sir. सो दिस इज हाउ हम किसी भी टर्म को यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, चाहे उसका कोई भी नंबर दे रखा हो। अब बहुत ध्यान से सुनना कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर नोट कर लिया। हाँ भाई, नोट ही कर लिया। अब देखो हमने ये बात करी कि अगर हमें nth टर्म फाइंड करनी है, यानी कि मुझे अगर an फाइंड करना है nth टर्म, हालांकि ये n जो है ये बिल्कुल उसके साथ नहीं लिखते हैं, उसके थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, यहाँ पर लिखा जाता है। अब ये तो ज्यादा नीचे हो जाएगा, अभी इसे टाइपिंग में लिख नहीं सकता, तो जैसे मैंने पीछे लिखकर दिखाया था पेन से, वैसे वाला आप देख लेना। तो nth टर्म अगर मेरे को निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसको रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है, आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि जिस भी नंबर की टर्म है उसमें से एक कम करके हम लोग डी से मल्टीप्लाई करके वहां पर लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर n नंबर की टर्म है तो इसलिए n-1 हो रहा है। तो हमने अभी समझा कि किसी भी नंबर की टर्म अगर हमें फाइंड करनी हो तो हमारे पास 3 एसेंशियल चीजों का होना जरूरी है। पहली चीज क्या है हमारी फर्स्ट टर्म, दूसरी चीज क्या है हमारी नंबर ऑफ टर्म्स, तीसरी चीज क्या है हमारी कॉमन डिफरेंस। अगर ये 3 चीजें हैं तो हम लोग अपनी nth टर्म को फाइंड कर सकते हैं, मतलब हम किसी भी टर्म की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं अगर मेरे पास ये 3 चीजें हैं जिन पर आप ये टिक लगा हुआ देख रहे हैं। अब पूरी की पूरी एक्सरसाइज, पूरा का पूरा जो ये पहला वाला आपका चैप्टर है, पहली एक्सरसाइज है, ये पूरी की पूरी इसी कंडीशन पर चलने वाली है, सिर्फ इस एक ही फॉर्मूले पर चलेगी, ठीक है। अब बच्चों को ये बड़ा डिफिकल्ट लगता है स्टार्टिंग में, कई बच्चों को तो समझ ही नहीं आता, उनका एंटीना ही कैच नहीं करता कि क्या चल रहा है। हालांकि आपका कर जाएगा क्योंकि आपका इक्वेशन सॉल्व करने का जो कैचिंग पावर है वो ठीक है। दूसरी चीजों में आपको दिक्कत होगी, ज्योमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में, यहाँ आप फंसोगे। तो फिलहाल अभी के लिए अगर हम देखें तो हमारा फर्स्ट टर्म,
प्लस n माइनस वन इंटू डी हमारा nth टर्म देता है। और हमने कहा कि इन तीन चीजों के होने से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग अपनी nth टर्म को निकाल सकते हैं। अब पूरी की पूरी एक्सरसाइज, पूरा चैप्टर किस कॉन्सेप्ट में चल रहा है। अब यहां हमने देखा कि हमें ये तीन चीजें दे रखी है, तो हमने ये निकाल लिया है ना, ये चौथी चीज हमने निकाल ली, nth टर्म का वैल्यू निकाल लिया। अब पूरी एक्सरसाइज इसी पे चलेगी कि अब वो ये दे देगा, इसे गायब कर देगा, ये दोनों दे देगा, कहेगा ये निकालो। इसी तरीके से ये दे देगा, ये दे देगा, इसको गायब कर देगा, बोलेगा ये तीन चीजें दे रखी है, ये निकालो। इसी तरीके से ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, बोलेगा कॉमन डिफरेंस निकालो। तो बेटा आप समझ सकते हो कि कहानी कुछ नई नहीं है, कहानी बस इस फॉर्मूले पे चल रही है। सिंपल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, वैसे ही ये भी सॉल्व होगा। यस सर। क्लियर हुआ। अब हम थोड़ा इसको समझने यस की सर। कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से पूरी की पूरी कहानी यहाँ पर चलने वाली है। एक ही फॉर्मूला है, याद रखना इसको, बाकी सम वाले को मैं अलग से समझाऊंगा। तो अब यहाँ पर अगर आप अपने पहले एग्जाम्पल पर आ जाए, आपका पहला एग्जाम्पल एपी का, nth टर्म ऑफ एपी का, एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 102 पर। ओके एग्जाम्पल सर। 3 पेज नंबर 102 पर है। तो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। यस सर। फाइंड 10th टर्म ऑफ द एपी। तो देखो भाई, अगर हमें 10th टर्म फाइंड करनी है, यानी कि मेरे को क्या फाइंड करना है, मेरे को 8 10 फाइंड करना है, ठीक है। यस तो सर। अगर मेरे को 8 10 फाइंड करना है, मुझे किसी टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, मेरे पास फर्स्ट टर्म होनी चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए, और कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। तो डिफरेंस आप अपनी ये तीनों चीजों को इकट्ठा कर लो। एपी को देखो, एपी क्या है हमारी, 2 हमारी एपी दे रखी है 2 7 7 12। 12, और ऐसी चलती जा रही है आगे तक, ठीक है। तो यहाँ पर यस सर। आप देखो तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, 2। फर्स्ट टर्म हो गई 2। इसी तरीके से यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, तो कॉमन डिफरेंस के लिए मैंने कहा था कि हमेशा बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करना है। 5। तो हमारा प्लस का 5 हो गया कॉमन डिफरेंस। इसी तरीके से बताओ यस n सर। का वैल्यू क्या है, 10। 10 है। तो अगर आप ये तीनों चीजें अपनी कलेक्ट कर लेते हैं, तो आपको सिंपली फॉर्मूले में तो पुट करना है। तो 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 5, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ये हो गया हमारा 2 प्लस 9 इंटू 5 यानी कि 45, और हमारी 10th टर्म की वैल्यू निकल गई 47। क्लियर हो गया। So this was example number 3. Let's move on to the next example. Example number 5. यस सर। 4. क्या कह रहा है एग्जाम्पल 4 में, एग्जाम्पल 4 में कह रहा है which term of the AP. Now this is a quite good question. शॉर्ट क्वेश्चन में दिख जाते हैं ये सब। कह रहा है which term of the AP, which term of the AP, और AP क्या है 21 18 है ना, 15 डॉट 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 चलती जा रही है, is minus यस सर। 81, is minus 81। कह रहा है कौन सी टर्म माइनस 81 है। अब ये वो जगह है जहां पर बच्चों को प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। वो ये नहीं समझ पाते कि हमें क्या दे रखा है और हमें क्या निकालना है। तो अब आप इसको कैसे कलेक्ट कैसे करोगे। तो अब हमें तो नहीं पता कि इस टर्म का नंबर क्या है, भाई यही तो पूछ रहा है कि 81 इसकी कौन सी टर्म है। क्या हम बता सकते हैं कि -81 इसकी कौन सी टर्म है।
भाई मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? पहले हमें टर्म का वैल्यू निकालना होता था, अब हमें यहाँ पर ये बता ही नहीं रखा कि -81 कौन सी टर्म है। ये पता है कि -81 इसकी टर्म होगी, लेकिन कौन सी टर्म है वो मालूम नहीं है मेरे को। समझ में आया? यस सर। तो अब यस मुझे सर। पता ही नहीं है कौन सी टर्म है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये -81 क्या नंबर ऑफ टर्म्स होगी? चलो पहले मैं अपना डेटा सिंपल तरीके से कलेक्ट करते हैं। हमारी चार चीजें हैं। हमारी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी? 21। कॉमन डिफरेंस दे रखा है, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा? -3। बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस करनी है, ध्यान रखना। और सीरीज कम हो रही है तो डेफिनेट सी बात है कि डिफरेंस माइनस में होगा। साफ साफ दिख रहा है कि 3 का डिफरेंस है तो -3 लिख दिया हमने। सो दिस इज हाउ, हमको बार बार एक चीज करने की जरूरत नहीं है। देख लो, सीरीज बढ़ रही है तो प्लस में है, सीरीज कम हो रही है तो डिफरेंस माइनस में होगा। ठीक हो गया? कॉमन डिफरेंस हमें दे रखा है, फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है, और यही सबसे बड़ा लफड़ा है कि हम n और nth टर्म को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है एक्चुअल में? आपको ये जो क्वेश्चन है इसमें nth टर्म का वैल्यू निकालना है या फिर n का वैल्यू निकालना है। यहीं पर बच्चा फंसता है। वो यही नहीं समझ पाता कि -81 जो है ये क्या दे रखा है। तो सिंपल सी बात है, -81 टर्म की वैल्यू दी है ना। जो -81 है दैट इज द वैल्यू ऑफ द टर्म। यस सर। -81 is not representing the number of terms. It is not representing the number of terms. It is representing the value of the term. That -81, it is confirmed that -81 is a term of this AP. Now, which number is -81 is having, that is not given to us. That is has to be found out. Clear हुआ? तो यहाँ पर nth टर्म का वैल्यू हमें नहीं दिया है. This is how we will differentiate between n and the nth टर्म. अरे हमको नहीं मालूम कि कौन सा नंबर है. क्या हमें मालूम है कि टर्म का नंबर कौन सा है? नो सर। नहीं मालूम. हमें वैल्यू पता है कि -81 जो वैल्यू दे रखी है दैट इज अ टर्म ऑफ द एपी. So if -81 is the term of the AP, it will refer to the nth term. So we are going to find out the n, the value of n. So this is how. और उसमें सीधा उसने कहा भी है कि बताओ यार कौन से नंबर की टर्म है, यही तो पूछ रहा है वो. तो इसका मतलब साफ साफ ही समझ में आ गया कि हमें n का वैल्यू निकालना है. तो अब क्या इसे फॉर्मूले में नहीं रख पाओगे? जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है क्या उसमें नहीं रख पाओगे इसे? -81 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म. अरे मेरी nth टर्म -81 हो गई ना. तो जो nth टर्म मेरी -81 हुई, दैट nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला जो ऊपर हम देख रहे हैं उसमें पुट ही तो करना है बस इसको. सो नाक इधर से पकड़ो या घुमा के पकड़ो, पकड़नी नाक ही है. तो -81 इज इक्वल टू 21 प्लस, बोलो क्या होगा आगे? बोलो क्या? n -1 n माइनस 1. n है n का वैल्यू दे ही नहीं रखा तो n की जगह n ही रख दो. समझ में आई बात? -3. हाँ. यस सर, इंटू -3. अब यहाँ सबसे बड़ा गड्ढा है. ये जो कॉमन डिफरेंस रखने वाली बात है ना, ये सबसे बड़ा गड्ढा है. अब बच्चे ये तो समझ जाते हैं कि कॉमन डिफरेंस -3 है. वो क्या करते हैं, वो सीधा सीधा ऐसे लिख देते हैं -3. भूल के भी कभी भी ऐसे मत रखना, क्योंकि अगर आप यहाँ पर -3 ऐसे लिख देते हो, अगर आपने -3 ऐसे लिख दिया तो बेटा इसका मतलब ये नहीं है कि आप -3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं. इसका मतलब है कि आप 3 माइनस कर रहे हो एक्सप्रेशन में से. तो इसलिए कभी भी अगर कॉमन डिफरेंस माइनस में दिख रहा है, पुट इट इनटू द ब्रैकेट. समझ में आया? अरे यार अगर मैं ये ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो इसका क्या मतलब निकलेगा? इसका मतलब निकलेगा मैं 3 माइनस कर रहा हूँ, और जब मैं लिखूंगा गलत तो मैं सॉल्व कैसे करूंगा सही? तो इसलिए कॉमन डिफरेंस कभी भी दिखेगा तो हमेशा ब्रैकेट में रखना है उसको. समझ में आया?
ओके अब सर। देखो कैसे होगा ये। अब यस सब सर। सिंपल इक्वेशन जैसे सॉल्व होती है वैसे सॉल्व करना है। -81 इज इक्वल टू 21, ये -3 अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस का 3n हो गया और प्लस का 3 हो गया। समझ में आया? अब तो आया होगा। यस सर। -3 आ गया। मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो ये हो गया -81 इज इक्वल टू 21 और 3 एडियस -3 24 प्लस 3। -3n। ठीक है। यस अब सर। सारे n एक तरफ, सारी वैल्यू एक तरफ, तो हमें 3n का वैल्यू मिलता है 105। ठीक है। और यस सर। n का ओके सर। वैल्यू हमें मिलेगा 105/3 यानी कि 35। क्लियर हुआ? यस सर। सो दिस इज यस सर। हाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द n। तो हम लोग क्या कहेंगे, हमारा आंसर क्या है? -81 is the 35th वैल्यू। 35th term, 35th term of the AP। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर आप देखें तो ये भी अच्छा एग्जाम्पल है और ये दिख भी जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर आप देखें तो ये कह रहा है डिटरमाइन AP whose third term is 5 and seventh term is 9। AP जिसकी थर्ड टर्म यानी कि A3 कितना दिया है? 5। ठीक है। और हमें सेवंथ टर्म दे रखी है, सेवंथ टर्म कितनी दी है? 9। तो अब आप यहाँ पर देखो कि यार हमें टर्म का नंबर दे रखा है और कुछ भी नहीं दे रखा, कहीं से कहीं तक और कुछ भी नहीं दे रखा, सिर्फ ये बता रखा है कि तीसरी टर्म ये है और सातवीं टर्म ये है। और आपको क्या बताना है यहाँ पर? आपको AP बतानी है। यस सर। और ये आपको यहाँ से आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में जो हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्यों इंपॉर्टेंट है पहले पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही बनेगा। आप यहाँ पर देखो कि मुझे क्या क्या चीज नहीं पता है। देखो AP बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, ये कह रहा है डिटरमाइन AP। तो आप ये देखो कि AP के लिए आपको क्या क्या चाहिए, पहले रिक्वायरमेंट सोचा करो। किसी भी क्वेश्चन की सबसे पहले रिक्वायरमेंट सोचनी है। तो AP बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? तो AP बनाने के लिए आपको फर्स्ट टर्म चाहिए, आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सपोज आपकी फर्स्ट टर्म 5 है और आपका कॉमन डिफरेंस 10 है, और मैं आपसे पूछूं AP बताओ कैसी होगी AP, तो आप सीधा सीधा कहोगे ना 5, 15, 25, 35। सर ये हो गई AP। अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो आप AP तो सेकंड टर्म में बता दोगे ना। पूरी AP यस थोड़ी सर। लिखनी है, 2-3 टर्म्स तो लिखनी है। यस सर। तो किसी भी AP को डिटरमाइन करना है तो आपको फर्स्ट टर्म के साथ कॉमन डिफरेंस चाहिए। क्या आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है? क्या आपको फर्स्ट टर्म पता है? अबे जो डेटा दिया है वो थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म का दिया है ना। क्या आपको फर्स्ट टर्म पता है? तो सर हमें फर्स्ट टर्म नहीं पता, इसीलिए किसी भी नहीं क्वेश्चन पता को सर। स्टार्ट करना है कभी भी मैथ्स में, तो आप ये सोचोगे क्या दे रखा है और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। और मैं आपको बता रहा ओके हूँ सर। 95% बच्चे ये नहीं सोचते हैं, और जो ये नहीं सोचते हैं वो फंसते हैं। इसीलिए मैथ्स में दिक्कत आती है बच्चों को। सबसे पहले ये सोचो क्या दे रखा है और क्या निकालना है। तो हमें फर्स्ट टर्म नहीं पता, हमें कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता, और जब तक ये दोनों पता नहीं चलेंगे तब तक हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तब तक हम AP नहीं बता पाएंगे। समझ में आया? अरे AP बताना है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों पता होने चाहिए। यस सर। तो हमने फर्स्ट टर्म को A मान लिया, कॉमन डिफरेंस को D मान लिया। अब आपने यस सर। दो वेरिएबल A और D तो ले ही लिए, लेकिन आपको ये साफ साफ मालूम है कि अगर हमारे किसी क्वेश्चन में दो अननोन वेरिएबल है तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशंस चाहिए। अगर
तीन अननोन वेरिएबल हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए अपने को तीन इक्वेशन चाहिए। जितने अननोन वेरिएबल हैं उतनी ही इक्वेशन हमको चाहिए उन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। सिंपल रूल है लीनियर इक्वेशन में, टू Okay, वेरिएबल में भी बनता है। Yes, sir. अब दो अननोन वेरिएबल है तो अपने को दो इक्वेशन चाहिए। अब दो इक्वेशन कहाँ से मिलेंगी? एक थर्ड टर्म से मिलेगी और एक सेवंथ टर्म से मिलेगी। इसी के लिए दो इंफॉर्मेशन दे रखी है ताकि आप दो इक्वेशन बना सको। अब समझ में आया गेम कैसा है? तो देखो यहाँ पर अबे ओरली सॉल्व करना भी सिखा सकता हूँ उसको, सेकंडों में एकदम फेंक के मारना आंसर टीचर के मुंह पे। Yes, sir. समझ में आई बात? थर्ड टर्म क्या है यहाँ पर? Yes, sir. थर्ड टर्म क्या है? 5 है। समझ में आ रहा है? 5. तो हम थर्ड Yes, टर्म sir. को कैसे लिखते हैं? a+2d लिखूं या नहीं? Yes, sir. A+2D. और Yes, sir. a+2d का A+2D. वैल्यू कितना है? 5. तो ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी बताओ, Yes. सेवंथ टर्म। A7 equals to अब यहाँ A मैंने plus अब यहाँ 8D. हाँ a+6d। Sir, 9 है. अरे भाई वेरिएबल तो ऐसे लिखूंगा, यहाँ 9 लिखूंगा ना। अच्छा, सेवंथ ठीक है टर्म सर. की वैल्यू 9 है, लेकिन वो 9 हमें मिलेगा कैसे? a+n-1 इंटू डी वाले कॉन्सेप्ट से Yes. मिलेगा। लेकिन यहाँ तो हाँ हमें सर. a+n-1 इंटू डी का कॉन्सेप्ट जो है वो सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि जब n का वैल्यू 3 है तो वहाँ पे 2d ऐड हो रहा होगा, और जब n का वैल्यू 7 है तो वहाँ 6d ऐड हो रहा होगा। 6D. Yes, sir. तो दिस इज हाउ हमारी दो इक्वेशंस बन गई। एक ये इक्वेशन बन गई और एक ये इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशंस बन गई हमारी। और दो अननोन वेरिएबल है, दो इक्वेशंस हैं, तो क्या करोगे? सब्सट्रैक्ट कर दूं। a+6d इज इक्वल टू 9 में से a+2d सब्सट्रैक्ट कर दूं। हाँ. अबे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एलिमिनेशन वाला प्रोसेस। Yes, sir. A कटेगा. तो a से कट जाएगा, क्या बचेगा? Mine. क्या बचेगा? 4D. 4d बचेगा। और इधर क्या बचेगा? 4. D equals to 1. 4d का वैल्यू 4 आया, तो d का वैल्यू क्या आया? 1. अब d का वैल्यू 1 है, इसको उठा के इस इक्वेशन में रख दूं तो a का वैल्यू मिल जाएगा। Yes, sir. तो a का वैल्यू क्या आया? 3। अब फर्स्ट टर्म मिल गई, कॉमन डिफरेंस मिल गया, तो एपी बता सकते हो क्या होगी? एपी फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, तो एपी कैसी होगी? ये होगी एपी। ठीक तो है यार, और कैसे समझोगे भाई? अभी भी क्लियर नहीं हुआ? Sir, clear है. Clear है. अब आ गया समझ में? अब सुनो कहानी Yes, आगे sir. की। अब ओरली सॉल्व करना होता तो कैसे करते? ये तुम्हारी तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है। अरे ये नंबर मत समझ, ऐसे समझ। ये तुम्हारी तीसरी टर्म है, चौथी टर्म है, ये पांचवी टर्म है, यहाँ छठी टर्म होगी, यहाँ पे सातवीं टर्म होगी। एक सिंपल दिमाग लगाओ कि थर्ड टर्म से सेवंथ टर्म तक जाने के लिए मैंने 4 बार कॉमन डिफरेंस ऐड किया होगा। अरे यार एक बार डी ऐड किया, फिर एक बार डी ऐड किया, फिर एक बार डी ऐड किया, फिर एक बार डी ऐड किया। नहीं आया समझ में? आ गया सर, आ गया. अरे यार एपी के बीच में से भी कोई पार्ट पिक कर लोगे तो वो भी तो एपी में ही होगा। Yes, sir. तो यहाँ पर थर्ड टर्म से जब मैं सेवंथ टर्म पर जाता हूँ तो मैंने 4 बार कॉमन डिफरेंस ऐड किया होगा। तो यार देखो हमारी थर्ड टर्म 5 है और हमारी सेवंथ टर्म 9 है, तो हमारी वैल्यू Yes, sir. 4 बढ़ गई ना।
4 से बढ़ गई ना, क्यों Yes बढ़ गई sir, 4 से? yes क्योंकि sir. मैंने 4 बार कॉमन डिफरेंस ऐड किया। अरे यार मेरी पांचवी टर्म से 9, हमारी थर्ड टर्म 5 से सेवंथ टर्म 9 क्यों बन गई? 4 इंक्रीज क्यों हो गया? 4 इंक्रीज हुआ क्योंकि मैंने 4 बार डिफरेंस ऐड किया होगा। Yes sir. तो सीधा सीधा समझ नहीं आ रहा कि 4 टाइम्स 4 टाइम्स और डिफरेंस इज इक्वल टू 4 एंड डिफरेंस इज इक्वल टू 1। Yes sir, आ गया. इसमें लफड़ा क्या है? और जब कॉमन डिफरेंस 1 है, थर्ड टर्म 5 है, तो सेकंड टर्म क्या होगी? 4। फर्स्ट टर्म क्या होगी? 3। लिखकर बताऊं? जब तुम्हारी No sir, आ गया समझ. तीसरी टर्म 5 है, तो तुम्हारी दूसरी टर्म 4 होगी ना, और तुम्हारी पहली Yes टर्म sir. 3 होगी ना। एक एक कम कर दो ना 3. अब। Yes sir. Yes तुम sir. लोग बन गई एपी, और क्या चाहिए तुमको? अभी भी नहीं आया समझ में? आ गया सर, आ गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। हो गया सर. अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 5 देखो। क्या कह रहा भाई? 5 तो हो गया, 6 कह रहा है चेक वेदर 301 इज टर्म of the list of the number 5, 11, 17, 23। तो हमें एपी दे रखी है 5, 11, 17, 23 डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले चेक करो क्या ये एपी है? क्या ये एपी है? सर ये एपी है, दिख रहा है ना यार? Yes कॉमन sir, है. डिफरेंस समझ में आया? Yes sir. यही तो कह रहा है, चेक करके बताओ कि 301 इस एपी की टर्म है या नहीं है ना? अब हमें नहीं पता साहब ये टर्म है या नहीं, हमें कैसे मालूम? तो ये क्वेश्चन आपको लगभग लगभग एग्जाम्पल नंबर 3 के जैसा ही दिखाई देगा। बस डिफरेंस क्या है कि जो हमारा तीसरा एग्जाम्पल था, तीसरा नहीं चौथा एग्जाम्पल था, उस चौथे एग्जाम्पल में आपको बता रखा था कि -81 जो है वो एक टर्म है एपी की, और यहाँ पर हमें पता नहीं है कि 301 जो है वो एपी की टर्म है या नहीं। तो हम पहले तो हम ये मान लेते हैं, सपोज 301 is nth term of the AP। क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि टर्म है या नहीं, और अगर हमने मान लिया कि इसकी टर्म है, सुनना भाई ध्यान से, अगर हमने सपोज मान लिया कि एपी की टर्म है, तो हमें ये तो नहीं पता कौन से नंबर की टर्म है। तो हमने क्या माना कि ये nth टर्म है। nth टर्म है मतलब होगी कोई सी टर्म, Yes sir. हमें उसका नंबर नहीं पता, इसीलिए मैं n लिख रहा हूँ। भाई मुझे उस टर्म का नंबर नहीं पता, मैं इसीलिए n लिख रहा हूँ। समझ में आया? Yes sir. अब यहाँ Yes पर sir. देखो कि तुम्हारा फर्स्ट टर्म क्या है, तुम्हारा कॉमन डिफरेंस क्या है? क्या हमें n का वैल्यू पता है? 6. No n sir. n का वैल्यू No sir, n का वैल्यू नहीं पता. मुझे पता ही नहीं कौन से नंबर की टर्म है। पहले हम ये मान रहे हैं कि टर्म तो है, तो 301 टर्म का नंबर नहीं है, 301 टर्म की वैल्यू है। तो अगर ये टर्म की वैल्यू है तो ये nth टर्म से डिनोट हो रही है।
अगर ये टर्म का नंबर होता तो वो n से डिनोट होता। अब समझ में आया क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पर ये जो 301 है, हमने माना ये कौन सी टर्म है, ये nth टर्म है। तो ये अब क्वेश्चन nth term. बिल्कुल आपका एग्जाम्पल नंबर 4 की तरह बन गया भाई। जो हमने पीछे एग्जाम्पल नंबर 4, ये देखो बिल्कुल आ गया, यहाँ पे Yes देखा sir. था, बिल्कुल इसी की तरह तो है कि हमने nth Yes टर्म sir. मान ली। तो अब हमारा ये हाँ सर. 301 है, ये nth टर्म कैसे रिप्रेजेंट होगा? फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 -1 इंटू डी। into डी है हमारा 6। 6. तो जब हम यहाँ पर n की वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे, जब यहाँ पर n की वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे, तो देखो हमें क्या मिलेगा। इधर मिलेगा 301 इज इक्वल टू 5 प्लस 6n माइनस 6, और ये मल्टीप्लाई ध्यान से करना, और ध्यान रखना कभी भी कॉमन डिफरेंस माइनस हो तो उसको ब्रैकेट में रखो ताकि हम सही से लिख पाए और सही से सॉल्व कर पाए। तो सर जब इसको सॉल्व कर रहे हैं, Okay sir. 301 इज इक्वल टू 6n माइनस 1। अब माइनस 1 भी दूसरी तरफ भेज दो, आपको मिलेगा 6n का वैल्यू 302। अब देखो n का वैल्यू क्या आया, 302 डिवाइडेड बाय 6, और जब हम इसको सॉल्व करते तो हमें मिलता है 50 होल 1/3। तो सर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे n का वैल्यू कैसा आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। और अगर आप इसे पॉइंट में निकालते तो ये कैसा आता, 50.33। क्या मतलब हुआ, फ्रैक्शन में आ रही है वैल्यू, या वैल्यू कैसी आ रही है, डेसिमल में आ रही है, ठीक है, पॉइंट में आ रही है। तो क्या n का वैल्यू 50.33 हो सकता है? अबे n क्या है, टर्म का नंबर। तो क्या कभी ऐसा कहोगे कि ढाई ढाई नंबर की टर्म है? क्या कभी ऐसा कहोगे कि 5.6 नंबर की टर्म है? जो टर्म का नंबर है वो तो हमेशा No sir. इंटीजर रहेगा ना Yes भाई। sir. पहली टर्म है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, क्या छठी है? अभी ऐसा कहोगे क्या 50.5 नंबर की टर्म बता दो? टर्म का नंबर हमेशा कैसा रहना चाहिए, इंटीजर रहना चाहिए। और Integer. हमें यहाँ पे टर्म का नंबर कैसा मिल रहा है, 50.33 डेसिमल में मिल रहा है, फ्रैक्शन में मिल रहा है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, बताओ? as n should be a positive integer, इस टर्म का नंबर कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकता, क्या रहना चाहिए, वो इंटीजर रहना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर क्यों कह रहे हैं, अरे 1 से स्टार्ट होगा ना, 1 2 3 4 5 6। कभी ऐसा बोलेंगे क्या कि 0 नंबर की टर्म बताओ? कभी ऐसा बोलेंगे क्या कि -5 नंबर की टर्म बताओ? as n should be a No positive sir. integer, ठीक है। so 301 is not a term of the given AP। आया समझ में? इंटीजर आता तो ये टर्म हो जाती। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अगर यहाँ पे ये 303 होता ना तो ये 51 से टर्म बन जाती। Yes sir. फिलहाल आगे बढ़ते सर। 303 कह रहा हूँ, 306 होता तो 51 से टर्म बन जाती। तो सर अब आगे बढ़ते हैं। अब ये भी अच्छा सवाल है, इसको भी देख ही लें, अब बाकी बात होगी थोड़ी सी और सही। कह रहा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। ध्यान से देखना इसको।
कितने 2 डिजिट नंबर्स हैं जो कि 3 से डिविजिबल होंगे? तो सर इसके लिए पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो सारे नंबर जो 3 से डिविजिबल है, अगर मैं उनको लाइन से लगाना स्टार्ट कर दूं तो वो एपी बनाएंगे, क्योंकि 3 से डिवाइड होने वाले नंबर हर 3 के बाद मिलेंगे मेरे को, और उनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होगा, इसलिए एपी बनेगी। तो सर फर्स्ट 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल है वो क्या होगा? तो इस तरीके के केस में आपको यहाँ पर, सुन लो भाई ध्यान से, इस तरीके के केस में आपको यहाँ पर सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि सबसे पहला वो नंबर कौन सा है जो कि 2 डिजिट का है और 3 से डिविजिबल है। तो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर divisible by 3 is what? 12। समझ में आया? एंड लास्ट 2 डिजिट नंबर divisible by 3 is 99। जब तक ये फर्स्ट और लास्ट नंबर नहीं निकालोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो अब यहाँ पर बताओ एपी कैसी है? Therefore AP is 12, 15, 18 और ऐसी ये कहां तक जा रही है? कहां तक जाएगी ये? अरे बोलना भाई, कहां तक जाएगी? 99 तक। Yes, क्योंकि sir. ये सारे 2 डिजिट के नंबर जो 3 से डिविजिबल है, उसमें पहला और लास्ट नंबर मैंने निकाल लिया, तो मुझे ये तो पता चले कहां से शुरू करना है और कहां खत्म करना है। तो इसीलिए मैंने पहला नंबर निकाला 12 से शुरू हो रहा है, और लास्ट नंबर जो जाके खत्म हो रहा है 3 डिजिट का नंबर, 3 से डिवाइड होने वाला 2 डिजिट का नंबर, वो 99 है। तो इसीलिए हमने कहा एपी हमारी 12 से 99 तक है, इसके बाहर क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बाहर नंबर 3 डिजिट का मिल जाएगा। और एपी कैसे बन रही है? 3 से डिवाइड होने वाले नंबर एपी में होंगे ना जब उनको लगातार लगाऊंगा मैं। अब मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, यही तो निकालना है कि एक इसमें कितनी टर्म्स है इस एपी में। तो देखो हमारी फर्स्ट टर्म क्या है? यही फर्स्ट है, बच्चे ये नहीं समझ पाते कि एन टर्म क्या है और हमारी एन की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू 12 है, कॉमन डिफरेंस 3 है। अब देखो हमारी पहली टर्म है 12, दूसरी टर्म है 15, तीसरी टर्म है 18, और ऐसी हमारी बिल्कुल एंड में जाके लास्ट टर्म क्या है? 99। तो ध्यान से सुनो, जो भी हमारी 99, जो हमारी एपी की टर्म है 99, इस 99 का जो भी नंबर होगा उतनी ही टर्म्स होंगी ना इस एपी में। सपोज ये 99 हमारी 30 नंबर तक आ रही है, सपोज ये 99 हमारी 30th टर्म है, मान लेते हैं 30th टर्म है, तो इस एपी में 30 टर्म्स होंगी, ये समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारी nth टर्म क्या है? 99 है, और इसीलिए आप आगे जाके समझोगे कि ये nth टर्म ही लास्ट टर्म भी बन जाती है, यही nth टर्म लास्ट टर्म भी बन जाती है। कैसे बन जाती है? अरे जब मेरी एपी जा ही 99 तक रही है और मैं मान रहा हूँ कि वो जो हमारी nth टर्म है वो 99 है, जहां तक हमारी एपी जा रही है। समझ में आई बात? तो हमारी लास्ट टर्म क्या हो गई? 99। इसके आगे तो मैं एपी को लेके जा ही नहीं रहा ना, जा सकती है लेकिन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से यहीं पे एपी एंड हो जाती है। समझ में आया? तो इसलिए हमने क्या मान लिया कि जो हमारी nth टर्म है, जो हमारी nth टर्म है वो nth टर्म क्या है हमारी? 99। तो क्या मेरे को n का वैल्यू मालूम है? नहीं। जो मेरे n का वैल्यू होगा उतनी ही टर्म्स मुझे इस एपी में मिलेंगी, क्योंकि 99 का जो भी नंबर है इस एपी में, 99 जिस भी नंबर की टर्म है इस एपी में,
उतनी ही टर्म्स इस एपी में होगी क्योंकि हमारी सीरीज जा ही वहीं तक रही है। तो आप सिंपली यहाँ पे n का वैल्यू निकाल लो। क्या करोगे, nth टर्म 99 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है आपका 3। अब सॉल्व करो इसको। 99 is equal to 12 plus 3n minus 3। अगर सॉल्व करेंगे 99 is equal to 3n plus 9। गले में दर्द हो गया मेरे बोलते बोलते, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा। अब ये 9 एक आ तरफ गया ले सर। तो 3n का वैल्यू हो गया 90 और n का यस सर। वैल्यू हमारा 30। यस सर। तो जो हमारी 3 डिजिट से डिवाइड होने वाले मतलब 2 डिजिट के नंबर जो 3 से डिविजिबल है वो टोटल कितने हैं, 90 है, सॉरी 30 है। यहाँ पर एक और इजी कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, आप क्या याद रखोगे। अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, ध्यान से सुनना भाई, अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है तो बजाय इसके कि आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें, आप एक और फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वो इसी से बनकर आया है। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। अगर आपको क्वेश्चन में लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म पता है, खासकर इस तरीके के सवाल के लिए बनी है ये, अगर आपको क्वेश्चन में लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म पता है तो आप एपी की नंबर ऑफ टर्म्स को डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। यहां पर देख के बताओ लास्ट टर्म क्या है हमारी। अबे लास्ट टर्म क्या है 99, फर्स्ट टर्म क्या है 12 और इसको डिवाइड करें किससे, कॉमन डिफरेंस से। कॉमन डिफरेंस कितना है 3 3। और लास्ट में क्या करना है, प्लस 1 करना है। करना जरा यस सॉल्व सर। क्या आ रहा है, 87 अपॉन 3 प्लस 1 यानी कि 29 प्लस 1 30 हो गया सीधा। ओके सर। अभी समझ में आया, अभी भी नहीं आया समझ में। आ गया सर। तो ये यूज कर लेंगे। ये कब यूज करना है, जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी है तो हम नंबर ऑफ यस सर। टर्म्स ओके। डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। और यही ओके समझ सर। सकते हो कि जो हमारी nth टर्म है वही हमारी लास्ट टर्म भी बन जाती है। यहाँ पर L क्या ओके है सर। हमारा, मुझे पता था कुछ जाने की जल्दी हो रही है पर क्या करूं भाई, टॉपिक खत्म होगा तभी छोड़ूंगा ना। मेरा दोस्त नहीं आया तो मना कर देता आज, मैं नहीं पढ़ूंगा सर, नहीं सर। है ना। मैंने भी कहा अगर मैं नहीं आऊंगा तो वो क्या टॉपिक आगे नहीं बढ़ाएगा, बढ़ाएगा मैं क्यों छोड़ूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया सर। अब बाकी के जो एग्जाम्पल्स हैं इसमें वो आपके प्रैक्टिकल लाइफ पर बेस्ड है। ठीक है, कुछ 8 तो रह गए हैं, उनको कल के लिए बचा लेते हैं हम लोग। ओके सर। और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप करना चाहो तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 तक कर सकते हो, आगे भी कर सकते हो, ओके सारे सर। के सारे जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, तो 3 तक आप कर लेना, उसके बाद फिर मैं करवा दूंगा, एक बार आपकी प्रैक्टिस हो ठीक है जाएगी सर। थोड़ी। ठीक है भाई।